स्टार्ट करते हैं थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट जो हमने रिमेनिंग, क्योंकि 6 ट्रेडिशनल थ्योरीज जो प्रॉफिट की हैं वो 6 थ्योरीज हैं। उसमें से प्रीवियस लेक्चर में हमने एक थ्योरी यानी रेंट थ्योरी को हमने डिस्कस कर लिया था, और प्रॉफिट के बारे में कि व्हाट इज प्रॉफिट उसके बारे में डिस्कस किया था। नाउ वी विल स्टार्ट द रिस्क थ्योरी, यानी कि रिस्क थ्योरी, रिस्क बियरिंग थ्योरी जिसको हम कहते हैं। रिस्क बियरिंग थ्योरी क्या है, और इसके और एक और दूसरी थ्योरी पढ़ेंगे हम, अनसर्टेनिटी थ्योरी, यानी कि आपकी जो द नेक्स्ट थ्योरीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज रिस्क बियरिंग थ्योरी। रिस्क बियरिंग थ्योरी, आप लोग अपना पेन वगैरह मत चलाइए, स्क्रीन पर आ जाता है देखिए। तो इसलिए जिसने भी लास्ट कल भी चलाया था तो मैंने मना किया था इसको मत चलाइएगा, तो स्क्रीन पर ये स्क्रैच आ जाता है देखिए, है ना, तो इसको मत चलाइए। रिस्क बियरिंग थ्योरी, रिस्क बियरिंग थ्योरी इज गिवन बाय अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एफ.बी. हाउले। एफ.बी. हाउले ने जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने रिस्क बियरिंग थ्योरी दी, और उनका कहना क्या था कि अकॉर्डिंग टू हिम प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क टेकिंग इन बिजनेस। वो ये कहते हैं, हाउले कहते हैं, इकोनॉमिस्ट हाउले जो एफ.बी. हाउले हैं वो ये कहते हैं कि रिस्क जो है वो प्रॉफिट जो है वो रिस्क टेकिंग इन बिजनेस, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर जो है वो जितना रिस्क लेता है उसके रिवॉर्ड के रूप में जो उसे मिलता है वो प्रॉफिट कहलाता है। नहीं, प्रॉफिट जस्ट अ रिवार्ड ऑफ रिस्क टेकिंग थ्योरी। जो हमारे लास्ट हमने रेंट थ्योरी पढ़ी थी उसका क्या था कि जो रेंट एज अ, जैसे लैंड में रेंट मिलता है उसी तरीके से उन्होंने ये कह दिया था कि एक एंटरप्रेन्योर को भी एज अ रेंट हम प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, एफ.बी. हाउले ने कहा कि रिस्क टेकिंग जो जितनी भी कैपेसिटी ज्यादा होगी उसी के रिवॉर्ड में जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट, एंड एवरी बिजनेस इन्वॉल्व रिस्क। उन्होंने कहा क्योंकि हम ऐसा मान के इसलिए चलते हैं कि हर बिजनेस में रिस्क है। हाउले कहते हैं क्योंकि हर बिजनेस में रिस्क होता है, और जितना रिस्क ज्यादा लेगा एंटरप्रेन्योर उतना ही जो वो है आपकी प्रॉफिट है उतना ही रिवॉर्ड के रूप में ज्यादा मिलेगा। Howley held that the profit is reward of risk and responsibilities that undertake subject to him। यानी वो ये कहते हैं कि हाउले ये कहते हैं कि जितना भी रिवॉर्ड है वो रिस्क के थ्रू ही, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो अच्छी तरीके से करेगा और रिस्क को बियर करेगा उतना ही मिलेगा। यानी कि हाउले का मेन जिस्ट क्या था कि हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, यानी ग्रेटर रिस्क ग्रेटर प्रॉफिट। उनका मेन फोकस रिस्क बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर था। उन्होंने जो हाउले ने अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो रिस्क था उन्होंने 4 भागों में बांटा, उन्होंने 4 पार्ट्स में बांटा। क्या है, रिप्लेसमेंट, उन्होंने 4 कौन कौन से मेजर किए, उन्होंने कहा किस 4 तरीके का 4 टाइप्स ऑफ रिस्क होता है इन बिजनेस। रिप्लेसमेंट रिस्क, ऑब्सोलिनिस और आपका रिस्क प्रॉपर एंड अनसर्टेनिटी। इन 4 तरीके से हम रिस्क को डिवाइड कर लेते हैं, हाउले कहते हैं। और वो इस रिस्क बियरिंग थ्योरी के अलग मतलब अकॉर्डिंग ये जो फर्स्ट 2 है, जैसे आपको स्लाइड में शो हो रहा है कि ये फर्स्ट 2 रिप्लेसमेंट एंड ये वाला सेकंड वाला, ये दोनों ही जो है आपके कैलकुलेटेड है, यानी कि जो आपके ये कैलकुलेटेड मीन्स क्या है, मेजरेबल है, इंश्योर्ड है। और इसका योर नहीं आ रहा है, सुनाई पड़ रहा है आप लोग को? जी यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन लो दिखा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 4 रिस्क को 4 काइंड्स में डिवाइड किया। क्या 4 काइंड्स क्या है हमारे, रिप्लेसमेंट, ऑब्सोलिसिस और आपका रिस्क प्रॉपर एंड अनसर्टेनिटी। इन चारों में से दो को अलग अगेन उन्होंने डिवाइड किया। उन्होंने कहा जो फर्स्ट 2 है वो कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड मीन्स इंश्योर्ड है, जिनको हम पहले से पता लगा सकते हैं, जिसको हम कैलकुलेट करके उसको कम भी कर सकते हैं और हमें हमारी जानकारी में रहते हैं। रिस्क प्रॉपर एंड अनसर्टेनिटी, ये जो दोनों है इन्होंने कहा कि इन दोनों को हम ये इंश्योरेबल नहीं होते हैं, नॉन कैलकुलेटेड एंड अनफोर्सेबल, यानी कि जो ये नॉन कैलकुलेटिव है यानी कि इनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते और अनसर्टेनिटी इसमें ज्यादा होती है। रिस्क प्रॉपर का मतलब क्या है कि मार्केट कंडीशंस। यहाँ पर आपके जैसे ये रिप्लेसमेंट के थ्रू अगर देखेंगे तो रिप्लेसमेंट क्या है, जैसे आप किसी इनोवेशन के थ्रू नई मशीन ले आए और उसके बाद आपने उसको चेंज कर लिया, लेकिन ऑब्सोलेसेंस में कोई पुरानी चीज है और नई चीज आ गई हो, तो इस तरीके से यहाँ पर चेंज आते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका नॉन कैलकुलेटिव अगर है आपका तो उसको कैसे का उसको चेंज नहीं कर सकते, और इसकी वजह से
रिस्क प्रॉपर आपका जो है नॉन कैलकुलेटिव है। रिस्क प्रॉपर मीन्स मार्केट कंडीशंस जैसे हैं, सपोज मार्केट कंडीशंस में आपको पता ही नहीं है कि कल को क्या होने वाला है, मार्केट कंडीशन में डिप्रेशन ज्यादा आ जाता है तो आपके मार्केट की डिमांड नहीं होती है। या अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर जो उसने कैलकुलेशन की थी कि मेरा माल इतना बिक जाएगा या मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा, मैं इतनी टारगेट दे करके मार्केट में इतना अवेलेबल करा दूंगा, और वो मार्केट में उतना प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं करा पाता, यानी कि किसी भी कारण से उसकी कैलकुलेशन अप टू द मार्क नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उसे लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी भी एक रिस्क का एक पार्ट माना उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि ये जो फर्स्ट टू पार्ट्स हैं वो कैलकुलेटिव एंड इंश्योर्ड है, बट जो सेकंड टू पार्ट्स ऑफ द रिस्क हैं वो रिस्क प्रॉपर एंड सर्टेनिटी, ये नॉन कैलकुलेटिव एंड अनफोर्सिन है, यानी कि जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, नॉन इंश्योर्ड भी कह सकते हैं। तो इसकी वजह से यानी कि ये दोनों ही जो है रिस्क बियरिंग पावर को एक तरह से उसको इफेक्ट करते हैं एक इंटरप्रेन्योर की। और मेन जो आपका फैक्टर होता है प्रॉफिट के लिए, कहते हैं कि इंटरप्रेन्योर को ही मान करके वो प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मान के चलते हैं तो वो कहते हैं कि हम इंटरप्रेन्योर को मान के चल रहे हैं, और इंटरप्रेन्योर के अंदर रिस्क टेकिंग जो पावर है, रिस्क बियरिंग पावर है, वो अच्छी होनी चाहिए। और इसी अनसर्टेनिटी की वजह से जो एंटरप्रेन्योर इसमें इस रिस्क को कवर कर लेता है ज्यादा एफिशिएंसी के साथ, वो अच्छा रिवॉर्ड पा लेता है और प्रॉफिट उसको मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन जो नहीं कर पाता है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो रिस्क बियरिंग अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा है। तो वो ये थ्योरी यही फोकस करती है कि रिस्क कितना बियर कर रहा है, कितना एक एंटरप्रेन्योर किस तरीके के रिस्क को बियर करने के लिए वो तैयार है और कितनी उसके अंदर एफिशिएंसी है। लेकिन इस थ्योरी को भी बहुत लोगों ने इसको भी कहा कि क्रिटिसाइज किया इस थ्योरी को, और उन्होंने क्या कहा कि रिस्क बियरिंग टेकिंग इज नॉट ओनली एंटरप्रेन्योरल फंक्शन। वो कहते हैं रिस्क टेक करना जो एक काम है रिस्क टेकिंग का, नॉट ओनली द एंटरप्रेन्योरल फंक्शन, ऑल्सो ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन एबिलिटी ऑफ द इंटरप्रेन्योर। वो कहते हैं कि रिस्क टेकिंग जो है वो केवल सिर्फ इंटरप्रेन्योरल फंक्शन नहीं है, यानी कि रिस्क इंटरप्रेन्योर के द्वारा ही नहीं लिया था, बल्कि इंटरप्रेन्योर और भी काम करता है। केवल इंटरप्रेन्योर रिस्क ही बियर कर ले और उससे प्रॉफिट हो जाए, ऐसा मानना गलत है। यानी कि एंटरप्रेन्योर की और भी खूबियां होती हैं, जैसे वो बार्गेनिंग अच्छी तरीके से कर सकता है, कोऑर्डिनेटिंग एबिलिटी उसके अंदर विद द स्टाफ बहुत अच्छी होती है। तो इस तरीके से और भी काम होते हैं, और भी उसके अंदर क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से इंटरप्रेन्योर रिवॉर्ड को अच्छा पा सकता है, यानी प्रॉफिट अच्छा कमा सकता है। सिर्फ रिस्क बियरिंग पावर से ही हम ये जज नहीं कर सकते कि उसे प्रॉफिट ज्यादा होगा। दूसरा क्रिटिक्स लोगों ने क्या कहा कि प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर द रिस्क रिडक्शन। उन्होंने कहा प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर द रिस्क रिडक्शन, नॉट अ रिस्क टेकिंग। वो कहते हैं कि प्रॉफिट रिस्क टेकिंग करने से नहीं होता, क्योंकि हो सकता है रिस्क लिया और प्रॉफिट नहीं हुआ, हो सकता है लॉस में चला गया एंटरप्रेन्योर। तो हम ये कह सकते हैं, क्रिटिक्स कहते हैं कि ये कहना ज्यादा बेटर होगा कि रिस्क टेकिंग पावर को हम नहीं करके बल्कि रिस्क को रिडक्शन करने से जो रिवॉर्ड मिलता है वो चीज हमारी प्रॉफिट कहलाती है। तो ये और कहते हैं कि जो हावले हैं उन्होंने किस सिर्फ फोकस किया कि रिस्क बियरिंग पावर पर, जो कि सही नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए कि रिस्क टेकिंग की जगह रिस्क रिडक्शन वर्ड यूज करके उन्हें कहना चाहिए कि ये चीज ज्यादा सही है। तो रिस्क रिडक्शन ही ज्यादा बेटर वर्ड होता है रिस्क टेकिंग की जगह। नेक्स्ट और भी उनकी क्रिटिक्स थे और उनके क्रिटिसिज्म थे, और क्रिटिक्स ने क्या कहा कि दिस थ्योरी अज्यूम्स दैट प्रॉफिट इज प्रोपोर्शनल टू रिस्क अंडरटेकन बाय एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर्स में क्या कहते हैं, दिस थ्योरी अज्यूम्स, वो थ्योरी कहती है कि रिस्क अंडरटेकन बाय एंटरप्रेन्योर, जो भी रिस्क लिया जा रहा है, जो भी वो एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा रिस्क लिया जा रहा है, वो एक प्रोपोर्शनल रेट की तरह काम करता है। वो कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में कि एंटरप्रेन्योर हु डू नॉट टेक एनी रिस्क आर पेड प्रॉफिट, जो मैंने पहले भी बताया कि जरूरी नहीं है। ये थ्योरी केवल फोकस करती है कि जितना रिस्क लेगा एंटरप्रेन्योर हाई प्रॉफिट। लेकिन ये क्रिटिक्स कहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि रिस्क लेने से उसे प्रॉफिट ही हो सकता है रिस्क लेने से कभी कभी लॉस भी हो जाता है। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि प्रॉफिट ऑलवेज गेन बाय द रिस्क टेकिंग पावर, यानी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसी से ही हम सिर्फ केवल प्रॉफिट पाएंगे, ऐसा कहना उचित नहीं है।
अकॉर्डिंग टू नाइट, दूसरा नाइट जो थे उन्होंने ये कहा, नाइट ने भावले की थ्योरी को थोड़ा सा कंसाइज किया। उन्होंने कहा कि जो रिस्क है उनको बेकार में हावले ने 4 रिस्क में डिवाइड किया, यानी कि कैलकुलेटिव और नॉन कैलकुलेटिव 4 उन्होंने पार्ट्स में डिवाइड किया। इतना ज्यादा जरूरी नहीं था, सिर्फ 2 में ही डिवाइड करना ही इतना सही था, फोर्सिएबल और अनफोर्सिएबल। इन्हीं दोनों में अगर हम बांट लेते तो वो भी हमारा काफी रहता, और इसी से ही जो है हम डिसाइड कर सकते थे कि रिस्क कितना है, और उसी से ही हम जो वो है अपने प्रॉफिट है उसको हम कैलकुलेट कर सकते थे। तो नाइट ने भी इसके हावले जी की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया, और इसके बाद उन्होंने नाइट ने अपनी थ्योरी दी। नेक्स्ट थ्योरी हम पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पर हमने इसके रिस्क बियरिंग थ्योरी पढ़ी। अब आता है नेक्स्ट थ्योरी, अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी। अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी लाइक एक तरह से उन्हीं की थ्योरी की तरह, लेकिन यहाँ पर उन्होंने उसको कंसाइज वे में यानी दिया, जो कि प्रोफेसर नाइट थे, जो मैंने अभी लास्ट में उन्होंने क्रिटिसाइज किया था हावले की थ्योरी को, तो उन्होंने अपनी थ्योरी दी, और उन्होंने अपनी थ्योरी को नाम दिया अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी। अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी इज गिवन बाय द प्रोफेसर, जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे प्रोफेसर फ्रैंक एच नाइट, उनके द्वारा दी गई है। और ये थ्योरी क्या कहती है, दिस थ्योरी स्टार्ट्स ऑन द फाउंडेशन ऑफ हावलेज रिस्क। मैंने आपसे पहले कहा हावलेज रिस्क बियरिंग थ्योरी जो है उनकी थ्योरी से रिलेटेड है, उन्होंने उसको एक फाउंडेशन थ्योरी मानी जाती है, वो जो आपकी रिस्क बियरिंग थ्योरी, उसी को ही उन्होंने और जो एक थोड़ा सा मॉडलिंग करके उसको थोड़ा सा एक तरह से उसको और अच्छी तरीके से कंसाइज वे में उसको दिया। तो क्या है, नाइट एग्रीज विद हावले दैट प्रॉफिट इज अ रिवार्ड ऑफ रिस्क टेकिंग, देयर आर 2 टाइप्स। वो ये भी कहते हैं, जो जैसे एज अ हावले सेट की उन्होंने कहा था कि रिस्क टेकिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है, वैसे ही नाइट भी कहते हैं, लेकिन नाइट ये कहते हैं कि प्रॉफिट जो है वो सिर्फ 2 तरीके के, जो प्रॉफिट रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है, तो रिस्क को हम सिर्फ 2 तरीके के उसमें ही बांट सकते हैं। वो कौन सा रिस्क है, वो कहते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्क, फोर्सिएबल रिस्क एंड अनफोर्सिएबल रिस्क। 2 तरीके के रिस्क होते हैं, फोर्सिएबल एंड अनफोर्सिएबल। उन्होंने कहा कि और जो रिस्क है जो फोर्सिएबल और अनफोर्सिएबल है, उन्होंने कहा कि फोर्सिएबल रिस्क जो है वो इंश्योरेबल रिस्क होते हैं, यानी कि जिनको हम देख सकते हैं, जिनको इंश्योर किया जा सकता है। सपोज हमें मालूम है कि हो सकता है आग लग जाए या कुछ इस तरीके की परेशानी हो जाए, तो वो पहले से ही आग का इंश्योरेंस करा सकते हैं, बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो इस तरीके के रिस्क को पहले से ही कवर किया जा सकता है और उससे बहुत कुछ बचा सकता है। तो वो कहते हैं कि जो इंश्योरेबल रिस्क है उनको तो वो उसका तो कोई कारण ही नहीं बनता कि उसकी वजह से प्रॉफिट हम कमा लें या कर लें। वो कहते हैं कि जो नॉन इंश्योरेबल रिस्क है उन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो नॉन मेजरेबल है, जो अनसर्टेन है, जिनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मार्केट कंडीशंस है, उनको नहीं पता लगा सकते कि कितनी हमें डिमांड आ सकती है, या हो सकता है कि मार्केट डिप्रेशन में चली जाए तो हमें डिमांड ही ना मिले और हमारा माल सारा खराब हो जाए। तो इस तरीके से लॉसेस भी काफी फेस कर, उस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, या हमारी कैलकुलेशन बाय द वे रॉन्ग हो जाती है, जो कैलकुलेशन हम एक एंटरप्रेन्योर मान के चल रहा है, तो ऐसे समय में हम किस तरीके की प्रिकॉशन ले, उस समय जो कैलकुलेशन करता है एंटरप्रेन्योर, वही एफिशिएंसी जो है रिवार्ड को यानी कि प्रॉफिट को देती है। तो नाइट जो है वो सिर्फ 2 तरीके के इनको रिस्क को बताते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ 2 ही तरीके के रिस्क को ध्यान में रखना चाहिए, फोर्सेबल एंड अनफोर्सेबल। जो फोर्सेबल जो नाइट जो रिगार्ड्स हैं, वो नाइट के क्या कहते हैं, प्रॉफिट एज अ रिवार्ड फॉर बियरिंग नॉन इंश्योरेबल रिस्क। जो मैंने आपको पहले बताया कि प्रॉफिट जो है वो सिर्फ वो कहते हैं कि नॉन इंश्योरेबल रिस्क के द्वारा ही कमाया जा सकता है, जो अनसर्टेन होता है। द प्रीमियम पेड फॉर द, जैसे आपका मैंने बताया था कि आपके इंश्योरेबल रिस्क कौन से हैं, जो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर दिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्लूड करने के लिए। अकॉर्डिंग टू नाइट दीज फोर्सेबल रिस्क आर नॉट जेन्युइन इकोनॉमिक रिस्क। जो मैंने आपसे पहले बताया कि ये जो रिस्क है इंश्योरेबल रिस्क, वो कैन बी हैंडल्ड, जो आपको हैंडल किए जा सकते हैं, जिससे हम ये नहीं कह सकते कि हम इससे प्रॉफिट को कम या ज्यादा हम कर सकते हैं। यानी कि इससे हम सिर्फ प्रिकॉशन लेकर के उससे हम ये कर सकते हैं कि आपने काम को अच्छी तरीके से कर सकते हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि उससे हम ज्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे या कम प्रॉफिट कमा लेंगे, उससे हम प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं कर सकते। आगे जो उन्होंने जो
नाइट थे, उन्होंने जो नॉन इंश्योरेबल रिस्क थे यानी कि नॉन कैलकुलेटिव रिस्क थे, उन्होंने उसको इस 5 तरीके से बांटा। उन्होंने कहा कि कॉम्पिटिटिव रिस्क को आप नॉन इंश्योरेबल रिस्क कह सकते हैं। कॉम्पिटिटिव मींस अगर कोई मान लीजिए आपने कंपनी करी और मार्केट अनएक्सपेक्टेडली अगर आपकी सीरियस कंपटीशन वहां पे अराइज हो जाता है तो उस समय क्या होगा, तो उसको नॉन कैलकुलेटिव रिस्क के कैटेगरी में रखा। टेक्निकल रिस्क, मान लीजिए अभी तक टाइपराइटर चल रहा था और टाइपराइटर की जगह एकदम से आ जाता है कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतना बूम हो जाता है कि वो लोग उसी से ही काम करने लगते हैं, या कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ जाती है जिसकी ज्यादा डिमांड हो जाती है, तो अब आपका क्या होगा कि आपको उसी को ही मशीन को मंगाना पड़ेगा और उस मशीन में आपकी कॉस्ट भी जाएगी, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी, तो उसको कैसे, और फिर प्रॉफिट मार्जिन भी हो सकता है लॉस में भी जा सकते हैं, या हो सकता है प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल लो चला जाए। तो इस तरीके से ये भी एक तरह से अनफोर्सेबल रिस्क है। ये आपका रिस्क और गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट ने अगर कोई नई पॉलिसी बना दी, कोई नया ऐसा रूल्स ला दिया जिसकी वजह से आपके बिजनेस पे यानी कि एक एंटरप्रेन्योर के ऑर्गेनाइजेशन के उस पर फर्क पड़ रहा है वर्किंग पे, तो उससे भी प्रॉफिट रिडक्शन हो सकता है, तो ये भी अनफोर्सेबल रिस्क में आएगा। साइक्लिकल रिस्क, दिस रिस्क इमर्ज टू द बिजनेस साइकिल, जो बिजनेस साइकिल है, बिजनेस साइकिल है ड्यू टू बिजनेस रिसेशन, डिप्रेशन एंड मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर्स में ही बताया कि इसमें जो बिजनेस साइकिल होती है वो एक तरह से बूम 3 फेसेस को मेन करती है, तो यह आ गया बीम, स्टैग्नेंसी एंड डिप्रेशन। तो इसमें क्या है कि जो कौन सा फेज यानी ड्यू टू बिजनेस साइकिल अगर रिसेशन एंड डिप्रेशन का समय है तो कंज्यूमर जो है कंज्यूमर्स की जो परचेजिंग पावर है वो भी रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से वो माल को खरीदना कम कर देता है और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका प्रॉफिट कम आ सकता है। तो ऐसा ही, क्योंकि आप कंज्यूमर के परचेजिंग पावर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और इसलिए वो भी एक नॉन इंश्योरेबल रिस्क ही माना जाएगा। रिस्क ऑफ डिमांड, डिमांड कैसी है मार्केट में, वही एक तरह से ऊपर से साइक्लिकल रिस्क और रिस्क ऑफ डिमांड ऑलमोस्ट तो थोड़ा सा एक दूसरे से मैच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि ये साइक्लिकल रिस्क बिजनेस के साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है और डिमांड आपके पर्टिकुलर एक कंज्यूमर के ऊपर, यानी कंज्यूमर जो है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी डिमांड रखता है या कितना लोग उसको डिमांड में कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट को, तो वो चीजें भी बहुत कुछ काउंट करती हैं। तो इसलिए इसको हम क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर कैलकुलेट नहीं कर सकता, इसलिए इन सारी कैटेगरीज को नाइट ने नॉन इंश्योरेबल रिस्क यानी अनफोर्सेबल रिस्क, जिसे हम किसे कहेंगे नॉन कैलकुलेटिव रिस्क, इसके कैटेगरी में रखा। तो अब जो है इनकी थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया गया और उन्होंने कहा कि क्योंकि इनकी जो मेन फोकस था वो अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी के नाम से जाना जाता था और इनका जो मेन फोकस अनसर्टेनिटी के ऊपर था तो रिस्क टेकिंग पे, लेकिन इन्होंने मेन फोकस किया कि अनसर्टेनिटी के ऊपर ही उन्होंने फोकस किया। तो इसकी वजह से जो है इस थ्योरी के भी को भी जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया। क्या है अब इसको डिस्कस करते हैं। Critics point out that sometimes an entrepreneur earn no profit in spite of uncertainty bearing, जिसे मैंने आपको उसमें भी उस थ्योरी को भी जिसने क्रिटिसाइज किया था जो रिस्क बियरिंग थ्योरी थी कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ अनसर्टेनिटी की वजह से यानी कि एंटरप्रेन्योर जो है रिस्क अनसर्टेनिटी बियरिंग पावर यानी एफिशिएंसी उसकी जितनी होगी उसी से ही प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कभी कभी नो प्रॉफिट इन स्पाइट ऑफ अनसर्टेनिटी बियरिंग, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कभी कभी कुछ ही और कारणों से भी जो है प्रॉफिट हो जाता है। अनसर्टेनिटी बियरिंग इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्रॉफिट, जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्रिटिक्स पॉइंट आउट दैट समटाइम्स एंड एंटरप्रेन्योर्स अर्न नो प्रॉफिट इन स्पाइट ऑफ अनसर्टेनिटी बियरिंग, यानी कि अनसर्टेनिटी बियरिंग की वजह से उसे कभी कभी लॉस भी हो जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा उसे प्रॉफिट हो। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो प्रॉफिट अर्न करने के सिर्फ यही नहीं है कि अनसर्टेनिटी बियरिंग पावर से ही प्रॉफिट हो रहा है, इसके और भी कारण हैं जो मैंने आपको लास्ट थ्योरी में भी आपको बताए थे कि आप हो सकता है कि एंटरप्रेन्योर्स की एफिशिएंसी, उसकी एबिलिटी, उसकी बार्गेनिंग पावर, उसका इनिशिएशन, ये भी बहुत कुछ काउंट करते हैं कि उसकी प्रॉफिट को ज्यादा करने में।
It is not possible to measure uncertainty in quantitative terms as a depicted in the theory. यानी कि वो कहते हैं जरूरी नहीं है, वो जो अनसर्टेनिटी है इसको हम मेजर नहीं कर सकते, ये एक क्वांटिटेटिव टर्म नहीं है जिसकी वजह से हम ये नहीं बता सकते कि कितना ज्यादा हुआ, कितना कम प्रॉफिट हुआ, या इतना हम रिस्क लेंगे तो इतना प्रॉफिट ज्यादा बढ़ जाएगा, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये थ्योरी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं लगती। इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि यही चीज वो कह रहे हैं, अनसर्टेनिटी क्योंकि नॉन मेजरेबल टर्म है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, क्वांटिटेटिव टर्म जो है नहीं है इसको, तो इसकी वजह से हम ये भी नहीं देख सकते कि कितना हम रिस्क ले जिसकी वजह से जितना हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक तरह से ये जस्ट लाइक अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। दिस थ्योरी थ्रोज ऑन लाइट ऑन मोनोपोली प्रॉफिट, ये ज्यादा ये थ्योरी जो है कोई भी मोनोपोली का जिक्र ही नहीं करती। जैसे रेंट थ्योरी में उन्होंने मोनोपोली का जिक्र किया था कि अगर मोनोपोली है तो वो प्रॉफिट ज्यादा देगी, लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं, क्रिटिक्स कहते हैं कि ये थ्योरी मोनोपोली पर बिल्कुल जोर ही नहीं देती है। वो कहती है कि वो सिर्फ रिस्क टेकिंग की बात करती है, वो ये नहीं कहती कि मोनोपोली फॉर्म्स अगर एज अ मोनोपोली फॉर्म की तरह वो अगर काम कर रहा है तो लार्ज प्रॉफिट भी कमा सकता है, तो उसका अपना फर्क पड़ता ही नहीं है मोनोपोली का। जबकि अगर मोनोपोली फॉर्म मार्केट में है, अगर वो एंटरप्रेन्योर सिर्फ मोनोपोलिस्ट है अगर वो, तो वो उसकी एफिशिएंसी ना होने पर भी वो ज्यादा से ज्यादा गेन पा सकता है, क्योंकि वो सिर्फ एक मार्केट में एक अकेला वही काम करने वाला है। लेकिन अगर मोनोपोली नहीं है तो वो काम मतलब प्रॉफिट अच्छा उसकी रिस्क टेकिंग पर ही होगी। तो वो क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इन्होंने मोनोपोली के ऊपर फोकस करा ही नहीं है। तो इस तरीके से जो क्रिटिक्स जो है वो बहुत कुछ इस थ्योरी पर भी क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि इन सब कारणों की वजह से भी ये थ्योरी बहुत कुछ अच्छी नहीं है, अच्छी लेकिन बहुत कुछ अच्छी मानी नहीं जा सकती। तो इस तरह से आज हमने थ्योरी पढ़ी, कौन सी दो थ्योरीज पढ़ी अपने, ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, हमने रिस्क बियरिंग थ्योरी, और कौन सी दूसरी पढ़ी, रिस्क बियरिंग थ्योरी एंड अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी, ये दोनों ही पढ़ी है हमने थ्योरी। अभी आपकी 2-3 थ्योरी और रह गई हैं, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर फिर हम लेंगे वेरी सून। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।